सो हमने कल किया था मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसके लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई थी। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके बारे में और हम डिटेल में आज पढ़ेंगे कि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, हम जो एटीपी की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो एटीपी आया कहां से। हमने देखा कि एटीपी जो है वो निकल कर आ रहा है फ्रॉम सार्कोसोम, जो कि मसल फाइबर के अंदर है, और वो एटीपी ज्वाइन करता है मायोसिन के साथ, थिक फिलामेंट के साथ, और उसका एक्टिन से जुड़ने के साइड को खोल देता है। तो ये जो एटीपी है ये कहाँ से आ रही है, ये जो एटीपी है ये एक्चुअली बना कैसे। जनरली भी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी कहाँ से आता है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ग्लूकोज, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है, नो आई एम नॉट रिपीटिंग द टॉपिक, ये टॉपिक मैकेनिज्म हो चुका है, मैं ये बता रही हूँ इस मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ और रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ थ्योरीज कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ, उसमें जो रॉ मटेरियल आया वो कहाँ से आया। आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम टॉपिक। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आई, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मतलब हमने चपाती खाई, राइस खाई, वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, ये जाता है बॉडी के हर एक सेल के अंदर। सेल के अंदर जाकर ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, एटीपी। तो बेसिकली एटीपी का सोर्स क्या है, फूड। हम जो भी फूड खाते हैं वहां से हमें एटीपी मिलता है। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है ये दो तरह से हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज करता है। कितने एटीपी, 38 एटीपी। लेकिन यही अगर इसका ब्रेक डाउन बिना ऑक्सीजन के हो तो इसमें क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी भी निकलेगा, लेकिन कितना, ओनली 2। तो सी द डिफरेंस, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो 38, और बिना ग्लूकोज के ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ओनली 2। लॉट्स ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस देयर। ठीक है, तो बॉडी क्या प्रेफर करेगी, क्योंकि हमारे बॉडी का साइज बड़ा है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, कई तरह के सिस्टम्स है, हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑपरेट कर रही है, इस वजह से हम लोग एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। ये भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन कब, जब आप अपने कुछ भी जरूरत से ज्यादा अपने फिजिकल वर्क करते हैं या कोई विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तेजी से सपोज करो जॉगिंग ही करना, आप रनिंग कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी जो है 1 किलोमीटर जॉगिंग की है और आपने आज 2 किलोमीटर जॉगिंग करी, क्या होगा, आपको एक टाइम के बाद आके ऐसा लगेगा 2 किलोमीटर के आसपास कि बस अब मेरी टांगें नहीं चल रही है, आई कांट रन एनीमोर, मैं अब और नहीं भाग सकता। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जब भाग रहे हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मसल्स को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन जो कर रही है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन की ऑक्सीजन ज्यादा लग रही है। वहीं पर आप ब्रीथिंग जो है वो आपकी उतनी ही है, ज्यादा डीप भी नहीं कर पा रहे, नंबर ऑफ ब्रेथ्स भी नहीं बढ़ पा रही है, उतनी ही ऑक्सीजन आपके अंदर आ रही है, लेकिन यूजेज अब आपके अंदर यहाँ पर बढ़ गई है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम और ऑक्सीजन की यूजेज ज्यादा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि आपको सांस चढ़ेगी, आप ये बोलोगे अब मैं और नहीं कर सकता, और आपकी मसल्स क्या करेंगी, आपकी मसल्स बिना ऑक्सीजन के ही काम करना शुरू कर देंगी। बिना ऑक्सीजन के क्या काम करेंगी, वो लैक्टिक एसिड बनाएंगी और 2 एटीपी बनाएंगी।
ये 2 एटीपी यानी कि कम एनर्जी, जिसकी वजह से आपको थकावट, और जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फैटीग। फैटीग फील होगा मसल्स, मसल्स थकी हुई, बस अब और काम नहीं कर सकती, ऐसा फील होगा। फिर क्या होता है, आपको कहा जाता है थोड़ी देर रेस्ट करो, डीप ब्रीथिंग करो, लंबे लंबे सांस लो, और फिर से आप नॉर्मल हो जाते हैं कुछ नहीं। मतलब आपको ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो गई डीप ब्रीथिंग से, फिर से आपके अंदर का ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी 38 एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली मसल्स के अंदर ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन इट गोज इनटू द ब्लड, और फिर इसका ब्रेक डाउन होता है इन द सेल्स। सेल्स के अंदर जाकर, सेल्स कौन से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मसल सेल्स के अंदर जाकर, इस तरह से इसका सारा प्रोसेस जो है ब्रेक डाउन का होता है। और अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये प्रोसेस जो है एक्सप्लेन किया गया है इन कोरेस साइकिल। कोरेस साइकिल में ये प्रोसेस सारा जो है एक्सप्लेन किया गया है। कोरेस साइकिल जो है वो ऑपरेट होता है इन लिवर एंड मसल्स। कोरेस साइकिल में क्या है, आपका लिवर है, लिवर में क्या स्टोर होता है, लिवर स्टोर्स ग्लाइकोजन। जितना भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है उसको लिवर स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जब आपके मसल्स ने लैक्टिक एसिड बनाया, पीछे से मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, आपने ज्यादा भागा, बिना ऑक्सीजन के आपकी मसल्स क्या बना रही है, लैक्टिक एसिड बना रही है। तो इस केस में जो वो लैक्टिक एसिड है मसल्स का, वो लिवर से भी शेयर होता है, लेकिन लिवर जो है पूरा लैक्टिक एसिड जो अपने पास रखता है उसका 1/5 पार्ट, 5वां हिस्सा जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। रिमेनिंग जो 4/5 पार्ट है, बाकी का बचा हुआ जो लैक्टिक एसिड है वो वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज होता है, नॉर्मली वो यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उससे और एनर्जी मिलती है। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो तो लैक्टिक एसिड बनेगा मसल्स के अंदर। ठीक है, मसल्स के अंदर का जो ये लैक्टिक एसिड है ये कहाँ जाएगा, मसल्स जितना स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, लिवर के अंदर। लिवर जो है 1/5 को तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, बाकी के को ग्लाइकोजन बनाकर अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। फिर जब आपने खाना नहीं खाया, आपके अंदर जब ग्लूकोज की कमी है, तो ये ग्लाइकोजन फिर से जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड के अंदर रहता है। मसल्स के अंदर अगर हम बात करें तो मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में लिवर तो इस तरह से स्टोर कर लेता है, लेकिन मसल के अंदर भी ग्लाइकोजन होता है। ये ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन होकर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स के अंदर। लिवर के अंदर बना, कहाँ से आया, मसल से। मसल के अंदर कब बना, जब आपने बहुत भाग भाग कर कोई तेज तेज कोई काम किया और ऐसी कंडीशन आई कि आप थक गए, फटीग वाली कंडीशन है। ये लैक्टिक एसिड जो है मसल से निकलकर कहाँ गया, ब्लड के अंदर, और ब्लड से निकलकर लिवर के अंदर। फिर अगेन लिवर ने कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, और बाकी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया। ये कोरेस साइकिल है, लैक्टिक एसिड को मैनेज करने का तरीका है, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में बदलने का तरीका है। लैक्टिक एसिड बना कहाँ है, मसल के अंदर, और कंज्यूम कहाँ हो रहा है, इन द लिवर। तो दिस इज कोरेस साइकिल, जो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है उससे किस तरह से लैक्टिक एसिड को जो है कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम अपनी मसल्स को देखें तो 2 तरह के फाइबर्स मिलते हैं हमें, रेड मसल फाइबर्स and white muscle fibers. रेड मसल फाइबर्स जो है वो ऐसे फाइबर्स हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं, इन द एक्सटेंसर मसल्स। और व्हाइट मसल फाइबर्स आपको मिलते हैं आई की जो
मसल्स हैं जो हमारे आई बॉल को बेसिकली मूव करवा रही हैं, वो वाली मसल्स के अंदर। एक्सटेंसर मसल्स क्या होती है? कोई भी ऐसी मसल्स जो हमारे लिम्स से दूर लेके जा रही है, हमारी बॉडी से लिम्स को दूर लेके जा रही है। जैसे मेरा हाथ मेरी बॉडी से दूर जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो ये जो मेरी हाथ की सारी मसल्स हैं, दीज मसल्स आर एक्सटेंसर मसल्स। हाथ को इस तरह से एक्सटेंड करने में जो मसल्स काम आएंगी, दे आर एक्सटेंसर मसल्स। सबसे पहले मैं आपको इनका मेन फीचर बताती हूँ, तो बाकी डिफरेंस अपने आप ही आप उसके गेस कर लोगे। सबसे मेन डिफरेंस क्या है? जो रेड मसल फाइबर्स हैं, ये जो है काम करती हैं स्लो, यानी कि स्लोली एक्साइट होती हैं, लेकिन ये जो है दे एक्ट फॉर लॉन्गर टाइम। स्लो इनको स्टिमुलस चाहिए, शुरू होने के लिए थोड़ा सा स्टिमुलस चाहिए, लेकिन ज्यादा देर तक ये एक्ट करती है, मतलब ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। व्हाइट मसल फाइबर्स जो है ये बहुत जल्दी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। रेड मसल फाइबर्स देर से कॉन्ट्रैक्ट करती है और ज्यादा लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करी रहती है। व्हाइट मसल फाइबर्स जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। ठीक है, तो अब अगर हम सोचें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल फाइबर का, जिसमें से क्या निकलते हैं? कैल्शियम आयंस। तो ये कैल्शियम आयंस निकालने वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में ज्यादा होना चाहिए? कुछ गेस मारो, इस बारे में कुछ गेस करो, किसके अंदर ज्यादा होना चाहिए? रेड मसल फाइबर्स में या व्हाइट मसल फाइबर्स में? रेड मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होना चाहिए। क्यों? तनिष्का बोली थी ना? तनिष्का आप बोले थे? नो मैम। रोहिणी। रोहिणी ने? अच्छा, हाँ जी रोहिणी बोलो, एनी रीजंस फॉर दिस? बोलो, हम करेक्ट करेंगे, ऐसे ही होगा। आप ट्राई करोगे तो ही गलती होगी और तो ही करेक्ट होगी। मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसको यस, बोलो बोलो। बोलो रोहिणी, ट्राई करो, कुछ भी रीजन दो, वट एवर जो आपके माइंड में आए। तनिष्का, भव्या? मैम 2 मिनट सोच के बताती। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड मसल फाइबर्स को कम चाहिए और व्हाइट मसल फाइबर्स को ज्यादा चाहिए। क्यों? लिसन केयरफुली। रेड मसल फाइबर का मैंने फीचर क्या बताया यहाँ पर आपको, कि ये जो मसल फाइबर हैं, दे एक्ट स्लोली, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब एक्टिंग के साथ एक बार कैल्शियम आयंस जुड़ गए, कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन को हटा देते हैं, ताकि एक्टिन जो है वो मायोसिन से अटैच हो सके। तो एक बार एक्टिन और मायोसिन अटैच हो गए तो वो लंबे समय के लिए अटैच होंगे, इसीलिए कैल्शियम आयंस की अमाउंट कम चाहिए। व्हाइट मसल फाइबर्स में क्या है कि एक कैल्शियम आयन जो है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और शॉर्ट पीरियड के लिए हो रही है। तो अब एक बार कैल्शियम आयन आया, उसने एक्टिन के साइट्स खोल दिए मायोसिन से जुड़ने के, ठीक है, और मसल फिर से रिलैक्स होगी। अब ये वाला कैल्शियम आयन जब तक वापस पहुंचेगा, नया कैल्शियम की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस की जरूरत ज्यादा है, इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर ज्यादा चाहिए होंगे हमें व्हाइट मसल फाइबर्स में। क्लियर है ये बात? यस समझ, एक बार कैल्शियम आ गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये मसल क्या है? लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। मतलब दूसरे कैल्शियम आयन को थोड़े टाइम बाद ही हमें मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है? मिनट बाद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बार बार हो रही है। मिनट बाद कैल्शियम अटैच हो रहा है, मिनट बाद अलग हो रहा है, अलग होके जब तक पिछला जाएगा नई की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट है। रेड मसल फाइबर्स बहुत जल्दी फैटीग नहीं होती, थकती नहीं है जल्दी से, जबकि ये बहुत जल्दी फैटीग हो जाती है। ठीक है, दीज मसल्स गेट फैटीग्ड इजीली, जल्दी थक जाती है हमारे। आप ब्लिंकिंग देखो, बार बार हमारी
आई बॉल्स जो है इधर से उधर मूव करो तो आपकी आंखें थक जाएंगी, आप ज्यादा देर नहीं कर पाओगे, जबकि आप मूव बहुत जल्दी कर लेते हो। जितनी टाइम आपको अपने हैंड को यूं मूव करने में लगेगा, इतनी बार आप 2 से 3 बार अपने आई बॉल को इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी आप इसमें थक जाओगे। लेकिन रेड मसल फाइबर्स वो जल्दी से आपको नहीं थकेंगे, आप ज्यादा देर तक हाथ को एक्सटेंड रिलैक्स कर सकते हो, आई बॉल को इतनी देर के लिए मूव नहीं कर सकते। रेड मसल फाइबर्स में जो नर्व फाइबर्स होंगे, जो न्यूरॉन्स इसके साथ अटैच्ड होंगे, वो कैसे होंगे? दे विल बी थिन एंड दे विल एक्ट स्लोली, एंड व्हाइट मसल फाइबर्स में थिक होंगे और न्यूरॉन्स जो है वो फास्टली एक्ट करने वाले होंगे। अब अगली बात आती है एटीपी। रेड मसल फाइबर्स को एटीपी जो है ज्यादा चाहिए और व्हाइट मसल फाइबर्स को एटीपी जो है वो कम चाहिए। कम क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, लेकिन इसने एक लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहना है। और मैंने आपको क्या बताया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलती है? लंबे समय तक। ज्यादा देर तक मसल आपकी तब कॉन्ट्रैक्ट रहेगी जब आपके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास ज्यादा एटीपी है, आपके फूड के ब्रेक डाउन होकर ज्यादा एटीपी है, तो आपकी मसल ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, और अगर कम एटीपी है तो मसल जल्दी से रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। ज्यादातर रेड मसल फाइबर जो है दे आर एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये काम करती हैं, एंड दीज मसल्स आर एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के ही ये काम करती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। फिर आती हैं लास्ट कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर आएंगी, जैसे कि एक है थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट की फोर्स, एक मिनिमम अमाउंट का स्टिमुलस जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हल्का सा मैसेज आया न्यूरॉन से और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, नहीं। एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज चाहिए नर्व से, जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वो स्टिमुलस क्या कहलाएगा? थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड होता है एक लिमिट, मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। और दूसरा आता है ऑल और नन प्रिंसिपल, या इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज बोर्डिच लॉ। बोर्डिच लॉ क्या कहता है कि सारे मसल फाइबर्स या तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एक साथ रिलैक्स करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आधे रिलैक्स कर रहे हैं। ऑल और नन, या तो सभी या फिर कोई भी नहीं, मिलकर ही ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स। नंबर 1 पे है डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स, पहले करते हैं, फिर हम करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स। मसल्स का जो सबसे पहले डिसऑर्डर है दैट इज मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऐसा बीमारी, ऐसी डिजीज जिसके अंदर हमारे ही इम्यून सिस्टम के सेल हमारी ही बॉडी को अटैक करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स ऑटो हमें ही अटैक करते हैं। वो ये समझते हैं कि बाहर की कोई चीज आई है और उसको खत्म कर दो, जबकि वो सेल, वो जो भी सब्सटेंस है वो हमारी अपनी बॉडी का ही सब्सटेंस है। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे ही इम्यून सिस्टम के सेल्स, WBCs, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब इस वजह से क्या है, ऐसे पर्सन को मसल्स में वीकनेस रहती है, या बहुत एक्सट्रीम केस हो, बीमारी बहुत ज्यादा हो तो पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर खड़े होते हैं और अचानक से गिर जाते हैं, बैठे बैठे भी गिर जाते हैं, कोई चीज पकड़ेंगे हाथ से गिर जाएगी। ज्यादा देर तक उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहती, फटीग हो जाती है बहुत जल्दी, और अगर ज्यादा हो तो पैरालाइज होते हैं। ऐसे बच्चे ना कभी उठते हैं ना बोल पाते हैं, हमेशा बेड पर ही रहते हैं। दूसरी एक और डिजीज है दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है,
यानी कि जीन्स में हमारे डीएनए में डिफेक्ट की वजह से होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल्स श्रिंक हो जाती है। हालांकि होना क्या चाहिए, मसल्स को इंक्रीज होना चाहिए, मसल्स डिक्रीज हो जाती हैं। ऐसे बच्चे ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहते, बाय द एज ऑफ 15 और 16 उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है। थर्ड है टेटनी। टेटनी तो कभी ना कभी सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा। टेटनी होता है कैल्शियम आयंस की वजह से या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कई बार वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहना मतलब ऐसे स्टेज में क्या होता है, ज्यादातर काफ मसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी की जो नीज के नीचे जो लोअर लेग की जो मसल्स हैं पीछे को, दे आर काफ मसल्स, ज्यादातर उनमें होता है। जो लोग कैल्शियम कम खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स कम लेते हैं, कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स कम लेते हैं, उनमें ये टेटनी देखी जाती है। तो रात को सोए सोए, इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया मैनी टाइम्स, कि रात को सोए सोए एकदम से ऐसा लगता है लेग में जैसे कोई मसल्स आपस में लॉक हो गई है। आपने अपनी लेग को यूं मूव किया या स्ट्रेच किया, इतने से स्ट्रेच करा और वो कोई मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी। बहुत सीवियर पेन होता है इसके अंदर, थोड़ी देर मसाज करो तो ठीक होता है। तो उसके लिए अगर आप कैल्शियम और विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें ये ठीक हो जाता है। किसी ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मसल लॉक हो गई, वो एकदम से अड़ जाती है, पेन होती है बहुत ज्यादा, किया है किसी ने एक्सपीरियंस? मैम मैम मेरी लेग्स में होता है, बट मैम मैं तो कैल्शियम नहीं कम लेती, मैं तो बहुत ज्यादा लेती हूँ मैम। नहीं बेटा, जो हम चीजें लेते हैं मे बी दे आर नॉट प्योर, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट लिया करो, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, और कुछ नहीं तो होम्योपैथिक वाला कैल्शियम ले लो, वो तो खाने में भी टेस्टी लगता है ना। ओके मैम। नेक्स्ट है डिजीजेस ऑफ बोन। फर्स्ट डिजीज है आर्थराइटिस। आर्थस का मतलब होता है जॉइंट, एंड आइटिस का मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग। जब जॉइंट्स में स्वेलिंग हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। दो तरह का आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम गठिया वाप बोलते हैं, और ये जो ज्यादातर होता है हमारी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स पर होता है। जो जिन लोगों को ये डिजीज होती है उनकी उंगलियां यूं मुड़ जाती है, स्वैन नेक, बतख की जैसे नेक होती है उसकी तरह, इस तरह से परमानेंटली फिंगर्स मुड़ी रहती है, काम नहीं लिया जाता उनसे, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबकी नानी दादियों को होगा, गोडे दुखते हैं, है ना, कॉमनेस्ट प्रॉब्लम अमंग द फीमेल्स की गोडे दर्द हो रहे हैं, तो दैट अकर्स इन लार्ज जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। साइनोवियल जॉइंट है, नी जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है तो ये दो बोन्स हैं जॉइंट की, ये आपस में रगड़ खाती हैं। अब इनके बीच में गैप हो तो ये दूर है, मूव करते हुए आप नी को मूव करें तो ये दूर है, लेकिन जब आप नी को मूव करेंगे तो ये आपस में यूं रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन होगी तो आसपास के मसल्स के सेल्स डैमेज हो जाएंगे और जिसकी वजह से पेन फील होता है। ठीक है, दिस डिजीज इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये ज्यादातर लार्जर जॉइंट्स के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा हमने एक डिजीज और पढ़ी थी, दैट इज स्लिप डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये एक वर्टिब्रा है और ये दूसरा आपका वर्टिब्रा है, और इसके बीच में एक डिस्क होती है जो आपका तो डिस्क हिल गई है ना, तो दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये अपनी जगह से हिल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, और जिसकी वजह से ये दोनों बोन्स भी आपस में फ्रिक्शन होती है और फाइनली हमें ये पेन करती है, आसपास की मसल्स जो है उनमें पेन होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेस थी बोन्स की। लेट मी चेक कोई और है रह गई तो वो भी देखें। Yes, one is there, that is osteoporosis. ज्यादातर जो ओल्ड लेडीज होती है आप उनमें सुनते हो उनके फ्रैक्चर हो गया, चूकना टूट गया। व्हाट डज दैट चूकना? दैट इज कॉक्सल बोन, जो हमारी पेल्विस की बोन है, कॉक्सल बोन। ठीक है, मोस्टली क्या होता है फीमेल्स के अंदर, खासकर 50s और 60s एज में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है।
तो उनको कैल्शियम जो है सप्लीमेंट यानी कि कैल्शियम की टैबलेट्स जो है वो रेगुलरली डेली बेसिस पे लेनी चाहिए। जो लोग नहीं लेते उनमें क्या होता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होने लगता है तो ये कैल्शियम पूरा करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम निकाला जाता है। जो बचपन में बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ था वो सारा डिसॉल्व हो जाता है और बोन्स खोखली हो जाती हैं, एंड दैट डिजीज इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऐसे को अगर आप जोर से पकड़ भी लोगे तो भी फ्रैक्चर हो जाएगा, बोन्स खोखली हो गई है। दिस कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। वन मोर डिजीज इज देयर, दैट इज गाउट। ये भी सबने सुना होगा, यूरिक एसिड बढ़ता है। सुना है ये सब, यूरिक एसिड का बढ़ना? यस मैम। ज्यादातर मेल्स में ये कंडीशन होती है। जो लोग प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं, नॉर्मली हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना हमारी मसल्स बनाने के लिए, जो कि 45 to 50% हमारी बॉडी मसल्स की बनी है। हमने चैप्टर इसी बात से शुरू किया था। तो ये मसल्स को बनाने के लिए हमें 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा प्रोटीन लेते हो तो वो प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन जो है वो यूरिक एसिड में ही जो है वो डिवाइड होगा, कट होगा। तो ये जो यूरिक एसिड है, अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इसे क्रिस्टल बन जाते हैं इस तरह से, तिखे तिखे जो उसके एजेस होते हैं, शार्प एजेस होते हैं। अब वो क्या करते हैं, बॉडी पे जहां जहां जॉइंट्स है वहां पर जाकर चुभते हैं। ज्यादातर मेल्स पे डिजीज होती है और रात में सोए सोए इतनी पेन होती है, जस्ट लाइक अ स्कॉर्पियन बाइट। जैसे अगर आपको किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, इतनी ज्यादा सीवियर इसके अंदर पेन होती है। दिस डिजीज इज नोन एज गाउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये चैप्टर आपका ओवर है, ठीक है। और अब आप इसका जो है मुझे टेस्ट